नमस्कार दोस्तों। बहुत ही फेमस बुक है बच्चे असफल कैसे होते हैं, जॉन होल्ट की। वास्तविक ज्ञान के बारे में कुछ पन्ने आपके सामने साझा कर रहा हूँ। हम ये कैसे जान सकते हैं बच्चे किसी बात को समझे हैं या नहीं। जब मैं छात्र था तो मैं तय कर पाता था कि मैं किसी चीज़ को समझा भी हूँ या नहीं, और इस समझ का उस विषय की परीक्षा में मिले प्राप्तांकों से कोई संबंध नहीं था। कॉलेज के आखिरी वर्ष में मैंने गणित का पाठ्यक्रम लिया था। अच्छे ही नंबर मिले थे मुझे, पर जब सत्र शेष होने को आया तब मुझे साफ नज़र आने लगा मुझे तो पाठ्यक्रम का सिर पैर समझ में ही नहीं आया है। कॉलेजों में पढ़ाते समय मैं एक अर्ष तक इस भरोसे रहा कि मेरे छात्र ये तो स्वयं ही तय कर सकते होंगे कि उन्हें कब कोई बात समझ में आ गई है और कब नहीं। मैं स्वयं भी उनसे कहता रहता कि जब कभी तुम्हें कुछ समझ में न आए वे तुरंत मुझे बता दें, ताकि मैं अपनी पांडित्य भरी व्याख्या से उन शंकाओं का समाधान कर सकूं। कई दुखद अनुभवों में बाद ही मैं जान सका कि शायद 100 में एक ही छात्र ऐसा होता होगा जो ये जान सके कि उसे कोई बात समझ में आई भी है या नहीं। यानी ऐसे में उनसे ये अपेक्षा रखना कि वे ये भी बताएं कि बात उन्हें क्यों समझ नहीं आई है, तर्क संगत नहीं होगा। जो बच्चा समझ जाता है या जानता है उसकी चिंता तो हमें करनी नहीं है, क्योंकि वह नंबर पाएगा ही। कक्षा के दूसरे छात्र कब क्या नहीं समझ सके, हम यह कैसे जानें। पहले दिमाग में किसी बाहरी परीक्षा की बात ही उपजती है, पर ये परीक्षा कैसी होगी, क्योंकि मैं अब तक तमाम ऐसे छात्रों के संपर्क में आ चुका हूँ जो बिना ये समझे कि वे क्या कर रहे हैं सवाल हल कर डालते हैं। इनमें कुछ तो ऐसे भी हैं जो अर्थ तक समझे बिना मेरे द्वारा दी गई सभी व्याख्याएं रट्टू तोते की तरह दोहरा सकते हैं। और फिर सभी कक्षाओं में ऐसे बच्चे भी तो होते हैं जो परीक्षा के भय से ही जड़ हो जाते हैं। वे इतना डर जाते हैं तो वे कुछ वे जानते हैं उस तक को परीक्षकों को नहीं बता पाते। कुछ दूसरे ऐसे भी होते हैं जो काम करते समय बात पूरी तरह समझते हैं, पर शब्दों में बांधते समय डर व भ्रम के जाल में उलझ जाते हैं। इस समस्या का आंशिक समाधान है बच्चों की ऐसी परीक्षाएं लेना जैसी मैंने इस वर्ष अपने बच्चों के लिए। इस परीक्षा में मिश्रित समस्याएं थीं, यानी ये सवालों का उत्तर ढूंढने की स्वचालित मशीन के द्वारा हल नहीं किए जा सकते। बच्चों को सोचने पर बाध्य होना पड़ता है। शायद यह अच्छा हो कि हम अपने प्रश्न पत्रों को नया ढांचा दें, पर उस स्थिति में हम क्या करें जब इन परीक्षाओं को लेने के बाद यह लगे कि साल भर जो कुछ पढ़ाया था वह अधिकांश बच्चों के पल्ले ही नहीं पड़ा। हमें यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि समझ से हमारा क्या अर्थ है। मुझे लगता है कि अगर मैं किसी बात को ठीक से समझ गया हूँ तो उसे अपने शब्दों में प्रस्तुत कर सकूँगा, मैं उसके उदाहरण दे सकूँगा, उसे हर रूप और हर स्थिति में पहचान सकूँगा, उसमें तथा दूसरे विचारों व तथ्यों में संबंध देख सकूँगा, उससे कई उपयोग कर सकूँगा, उसके परिणामों का अनुमान लगा सकूँगा, उसका विलोम व विपरीत बता सकूँगा। ये सूची संपूर्ण नहीं है, एक शुरुआत भर है, पर संभव है इसकी मदद से हम ये अनुमान लगा सकें कि हमारे छात्र असल में क्या जानते हैं, चाहे वे आभास कहीं अधिक जानने का क्यों ना देते हों। उनके वास्तविक और फर्जी ज्ञान में क्या अंतर है। लोग ये कहते हैं कि ऐसा कोई अंतर होता ही नहीं है, पर समस्या के अस्तित्व को ही नकार देना एक पेचीदा गुत्थी से निपटने का सबसे आसान तरीका है। कई मनोवैज्ञानिक इस मत को मानते हैं। उनके अनुसार अगर कोई यह कह दे कि 7 गुना 8 बराबर 56 है, तो इस तथ्य के बारे में जो कुछ जानना है वह जानता ही है। अगर वह नहीं जानते होते तो ये कहते कैसे। अगर इस मत को हम मान भी लें तो हमें गणितज्ञ, तीसरी कक्षा के एक बच्चे और एक रट्टू तोते में कोई भेद नहीं मानेंगे, क्योंकि तीनों ही इस तथ्य को दोहरा सकते हैं। तो तीनों की समझ एक सी होगी। अंतर केवल इतना होगा, गणितज्ञ इस तथ्य के अलावा भी तमाम तथ्य दिमाग में रखता है। अर्थ यह हुआ किसी बच्चे को गणितज्ञ बनना है तो उसे केवल प्रशिक्षित भर करना है, तब उसे तब तक अनुकूलित करना है जब तक वह ऐसे ढेरों तथ्य दोहराने लायक न हो जाए। जो कुछ आइंस्टाइन जानता था वह सब एक बच्चे को रटा दीजिए और छूमंतर एक दूसरा आइंस्टाइन आपके सामने होगा। आश्चर्य है कैसी कैसी बकवास पर लोग विश्वास कर लेते हैं। सच है कि यह विचार व्यवहार शास्त्रियों के सिद्धांतों में बिल्कुल सही बैठता है और काफ़ी लोकप्रिय भी। बावजूद उन तमाम सवालों के जिनका समाधान इस विचार द्वारा हो नहीं सकता,
उन शिक्षकों के लिए तो सचमुच आरामदायक है जो ये मान बैठे हैं। उनका काम है एक एक कर सूचना उन बच्चों के खाली दिमाग में ठूसते चलना, जो स्कूल के असेंबली लाइन में धीमी रफ्तार से बढ़ते चले आ रहे हैं। इसी विचार से प्रायोजित तेज और मशीनी शिक्षण की उस अनंत मालगाड़ी को भी चालू कर दिया गया है, जिस पर हर एक भय अपने कुनबे के दूसरे को धकेलता हुआ सवार होने को तैयार। पर 7 गुणा 8 बराबर 56 जैसी सूचनाएं एकांतिक तथ्य नहीं है, वे तो अंकों की इस दुनिया का अंश हैं, और केवल वही व्यक्ति सही सही जानता है जो इस तथ्य को उस दुनिया में स्थान भी समझता है और उस दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में भी जानता है। एक गणितज्ञ जानता है कि 7 गुणा 8 बराबर 56 इस तथ्य की पुष्टि करता है कि सम संख्या का गुणनफल भी सम संख्या होता है। 7 गुणा 8 56 वही है तो 14 गुणा 4, 28 गुणा 2 या 56 गुणा 1। क्या केवल इन ही सम संख्याओं को गुणा करने पर 56 आएगा? 7 गुणा 8 को 8 गुणा 8 माइनस 8 या 7 गुणा 7 प्लस 7 या 15 गुणा 4 माइनस 4 के रूप में लिखा जा सकता है, आदि आदि। तो ये भी जानता है कि 7 गुणा 8 बराबर 56 केवल एक प्रतीकात्मक संबंध है जो वास्तविक जगत में कई रूपों में पाया जाता है। इसी तरह वह यह भी जानता है कि एक आयत जिसकी एक भुजा 8 इकाइयों व दूसरी भुजा 7 इकाइयों के बराबर है, उसका क्षेत्रफल 56 वर्ग इकाई होगा। पर जिस बच्चे ने एक तोते की तरह 8 से 56 सीखा है, वह वास्तविक जगत या अंकों की दुनिया में इसके तमाम संबंधों को नहीं समझ सकता, या इसके पास अंध स्मृति के अलावा कुछ नहीं होता। भूलने पर कह सकता है कि 7 गुणा 8 बराबर 23 होता है। ये भी कि 7 गुणा 8 7 गुणा 5 से छोटा होता है, 7 गुणा 10 से बड़ा होता है। 7 गुणा 8 जानते हुए ये जरूरी नहीं कि बच्चा यह भी जाने कि 8 गुणा 7 वही बात है। 7 गुणा 8 याद करने के बावजूद इस सूचना का उपयोग नहीं कर सकता है। अगर उसे पूछा जाए कि एक 7 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर के आयत में कितने 1 वर्ग सेंटीमीटर टुकड़े समाएंगे, तो वह उस आयत में बड़ी मेहनत से उन टुकड़ों को पहले लगाएगा तब गिनेगा। वह अपने उत्तर को याद किए हुए पहाड़े के साथ जोड़कर नहीं देख पा रहा है। ज्ञान सीखना और समझना एक रेखीय चरण नहीं, वे कतार में एक के ऊपर एक रखे हुए जानकारी के टुकड़े हैं। ज्ञान का कोई भी क्षेत्र, चाहे भाषा हो, विज्ञान हो, संगीत हो या कोई दूसरा विषय क्यों ना हो, एक क्षेत्र होता है। उसे जानने का अर्थ उस क्षेत्र की हर एक वस्तु को केवल जानना भर नहीं होता, बल्कि यह जानना भी होता है कि उनका परस्पर संबंध क्या है, किनसे उनकी तुलना की जा सकती है, वे कहाँ एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये अंतर वैसा ही है जैसा अपने घर के बारे में ये कहना उसमें कितनी मेज़ें हैं, कितनी कुर्सियां हैं या बत्तियां, और आंखें मूंदे मूंदे ये जान लेना कि कौन चीज़ कहाँ आनी चाहिए। यह वही अंतर है जो एक शहर के सड़कों के नाम जानने में है और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमें कौन सा रास्ता पकड़ना चाहिए, ये जानने में होता है। हम ये भी कर सकते हैं कि अपन बच्चों को ऐसे रास्ते सुझाएं जिससे वे स्वयं अपनी समझ को जांच सकें, अपने विचारों की सच्चाई को परख सकें। पर यहाँ भी ध्यान रहे कि स्व परीक्षण का अगर कोई एक तरीका अच्छा है तो सो बेहतर भी हो। यानी यहाँ भी सबसे अच्छे नियम वही होंगे जो छात्र अपने अनुभव से अपने लिए बनाए। तो वास्तविक ज्ञान टॉपिक के अंतर्गत कुछ पेज आपके सामने रखे, होप आपको अच्छे लगे। चलूँगा, आपने किताब पढ़ी भी होगी। और ये कहते हैं ना कि किताब को जितनी बार पढ़ते हैं हमारे लाइफ में उतना मीनिंग देती है। गर्मियों के अवकाश शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे ही कुछ लर्निंग मटेरियल पढ़ते रहें, देखते रहें, सुनते रहें, जिससे कि हमारी समझ का विस्तार सतत चलता रहे। और हम अगली पड़ाव की तैयारी कर रहे हैं, अगले सत्र में और बेहतर करना है, बच्चों को और गुणवत्ता के साथ मीनिंगफुल सीखने सिखाने की यात्रा से जोड़ना है। बने रहने के लिए जय हिंद।